फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यूजीसी नेट की पेपर फर्स्ट लेकर आ गया हूँ, तो शुरू करते हैं आज का पेपर 1 और चैप्टर है। पहला चैप्टर है शिक्षण अभिक्षमता। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को सभी चैप्टर मैं करवाऊँगा और मैथमेटिक्स भी करवाएंगे। पेपर फर्स्ट के जितने भी टॉपिक पढ़ने हैं, मैं सारे टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आप लोग उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन्स को दबाइएगा और कमेंट में हमको अपना बताइएगा जो कैसा लगा वीडियो देखने में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आगे शुरुआत करें। तो पेपर फर्स्ट के जो हैं, मैं पहले उसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करूंगा। जो सीखने के उद्देश्य क्या है, कहता है शिक्षण प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं और आधारभूत आवश्यकताएं, ये हमें सीखनी है। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा अध्येता की विशेषताएं। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं, उन सारे कारक को हम लोग देखेंगे और चर्चा करेंगे। तो पहला आ जाता है, पता शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम नागरिक की सदैव आवश्यकता रहती है। तो बात यह है दोस्तों, जो राष्ट्र की प्रगति के लिए हमें उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए और मानव संसाधन के विकास पर निर्भर करती है। अगला है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए है जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन, वृत्ति या अनुसंधान में प्रवेश पाना चाहते हैं। अगला है किसी उच्च शिक्षण संस्था में सफल शिक्षक बनने की उनकी योग्यता, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि वांछित गुण होनी चाहिए। एक अच्छे शिक्षक एक अच्छे उच्च शिक्षण संस्थान में सफल शिक्षक बनने के लिए उन शिक्षकों को ये सारे मानदंड को पूरे करने होंगे। ये सारे मानदंड जो हैं हमारे, उनको पूरे करने होंगे और उसके बाद ही हम एक सफल शिक्षक बन पाएंगे। अभी पाठ्यक्रम यानी कि कहता शिक्षण अभिक्षमता के पाठ्यक्रम में शिक्षण अवधारणाओं, शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण अभिविधियों और शिक्षण सहायक सामग्री सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है इसमें शिक्षा और शिक्षण, एजुकेशन एंड टीचिंग। शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण का मूल अर्थ क्या है? शिक्षा प्रदान करना। वह हम पहले यह जान लें कि शिक्षा क्या है। हम पहले यह जान लें कि शिक्षा क्या है। शिक्षा क्या है, पहले ये हम जानेंगे। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पति की उत्पत्ति यानी इस शब्द की उत्पत्ति शिक्ष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति करना। जिनका अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति करना। जिनका अर्थ ज्ञान की प्राप्ति करना, जिनके माध्यम से हम संस्कारों एवं व्यवहारों को निर्माण करते हैं। क्या करते हैं हम? शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति करना, जिनके माध्यम से हम संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। आगे है शिक्षा हमें योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजन होकर
समायोजन होकर के यानी समायोजित होकर के अपने क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर सके, अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके, अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र की किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सके। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में है। किसके? शिष्य एवं शिक्षा, ज्ञान एवं व्यवहार। शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, मैं इम्पोर्टेंट वर्ड सबको अंडरलाइन कर दूंगा और उसको गोला कर दूंगा, सर्कल कर दूंगा, तो आप लोग अपने नोटबुक पे उसको नोट कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा और आप लोगों को आगे हेल्प मिलेगी इन सभी चीज़ों को देखने में। कहता शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक को अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करती है। सबसे अहम बात है शिक्षक मूलतः। अब शिक्षक होता क्या है? शिक्षक मूलतः, शिक्षक जो है ये शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता यानी कि फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। शिक्षक किस रूप में? फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है, यानी उसको फैसिलिटी देता है के रूप में कार्य करता है। शिक्षा के अर्थ को दो मुख्य परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है। अब शिक्षा को हम लोग दो मुख्य परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। इसका मूल परिप्रेक्ष्य क्या है, दो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका मूल परिप्रेक्ष्य क्या है? पहला है व्यापक रूप में और संकुचित ढंग में, यानी कि शिक्षा व्यापक ढंग से कैसे परिप्रेक्ष्य है और संकुचित ढंग से कैसे परिप्रेक्ष्य है, इसको हम लोग देखेंगे। पहला है शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार। हम पहले देखते हैं व्यापक अर्थ के बारे में। शिक्षा के व्यापक अर्थ के बारे में हम पहले देखते हैं। यह हमारा संसार, हमारा शिक्षा क्षेत्र है। हमारा संसार क्या है? एक शिक्षा का क्षेत्र है। संसार ही पूरा शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य। अब शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास, सभी पक्षों में विकास होना। सभी व्यक्ति बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी हैं। सभी व्यक्ति बाल हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, वो सभी क्या हैं? विद्यार्थी हैं। वो सभी सीखते हैं, उन्हीं को सर्वांगीण विकास होता है उसमें, तो ही वो व्यक्तित्व शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। शिक्षा हमें प्रयत्न यानी कि जीवन पर्यंत तक, जीवन अंत तक कुछ न कुछ सीखने यानी कि सीखते रहते हैं। अतः व्यक्ति का पूरा जीवन हो, यानी कि व्यक्ति का पूरा जीवन हो उसका शिक्षा काल है। यानी कि कहते हैं हम सीधा हुम्ब से टुम्ब तक, हम कहेंगे हुम्ब टू टुम्ब। कहने का मतलब गर्भ से कब्र तक शिक्षा सीखने की हम लोगों को कब तक कुछ न कुछ हम लोग सीखते रहते हैं। गर्भ से कब्र तक हम लोग कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, जब तक जब से जन्म लेते हैं और जब तक मरते हैं, यानी कि हुम्ब टू टुम्ब। आगे है प्रत्येक व्यक्ति जहाँ स्वयं दूसरों से कुछ सीखता है वह दूसरों को भी कुछ न कुछ शिक्षा देता है। प्रत्येक व्यक्ति जहाँ स्वयं दूसरों से कुछ सीखता है वह दूसरों को भी कुछ न कुछ शिक्षा देता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती है। जैसे कि हम लोग भी अभी बूढ़े से सीखते चले आ रहे हैं, उनसे अनुभव हम लोग लेते आ रहे हैं। बूढ़े से कुछ न कुछ हम लोग सीखे हैं और हम अपने बच्चे को कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं, यानी कि उनसे अनुभव लेके के हमारे अंदर आती है और हम फिर
उनको आगे यानी कि दूसरों को भी कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं, कुछ न कुछ सिखाते हैं, अपने बच्चे को सिखाते हैं, अपने समाज में सिखाते हैं। और जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती है। छोटी छोटी घटनाएं, जीवन की बड़ी घटनाएं हो, छोटी घटनाएं हो, सभी हम लोगों को शिक्षा देती है, यानी कि पॉजिटिविटी हम लोगों को देती है, एक सकारात्मक परिणाम देती है, एक सकारात्मक आदर्श देती है, एक सकारात्मक सोच देती है। नेक्स्ट है शिक्षा के संकुचित अर्थ, यानी कि दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट हम लोग देखे थे पहले, अब दूसरा पॉइंट देखेंगे। शिक्षा के संकुचित अर्थ क्या है? शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा केवल शिक्षण संस्थाओं में ही दी जाती है। ये संकुचित वर्ड है। शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। बताइए आप लोग, शिक्षा केवल शिक्षण संस्थान में ही दी जाती है या शिक्षण होती है? नहीं, इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि होता है। क्या शिक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित अवधि होता है? बताइए। शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है। शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है? नहीं है। ये इसका संकुचित अर्थ है, यानी कि व्यापक अर्थ इनका नहीं हुआ, एक संकुचित अर्थ हुआ, जिसका मूल्यांकन होता है और तत्पश्चात मानक उपलब्धि व प्रमाण पत्र मिलते हैं जहां शिक्षा होती है। यानी हम कह सकते हैं इनको, जो हम लोग एक मानक पद्धति के तहत उनका मूल्यांकन होता है और तत्पश्चात उनकी यानी कि प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट उसको दे दिया जाता है। क्या सर्टिफिकेट हम लोग अगर पा लेंगे तो शिक्षा का मूल उद्देश्य हो जाएगा, व्यापक अर्थ हो जाएगा? नहीं ना होगा। शिक्षा का व्यापक अर्थ नहीं होगा, ये संकुचित अर्थ होगा। पढ़ लिख के सर्टिफिकेट हम लोगों के पास आ जाएगा, यानी कि वो व्यापक अर्थ नहीं हुआ। तो शिक्षा कहाँ? शिक्षा कहीं न कहीं कक्षा कक्ष और पाठ्यक्रम तक ही सीमित रह जाती है। शिक्षा कहीं न कहीं पाठ्यक्रम तक ही सीमित रह जाती है। नेक्स्ट है अब हम लोग देखते हैं एक यूनेस्को के द्वारा स्थापित डोलेर कमीशन, यानी कि डोलेर एक कमीशन है जिसका गठन 1996 में हुआ और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थी में मानव अधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, महत्वपूर्ण पॉइंट, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल देती है। इसके द्वारा स्थापित एक डोलेर कमीशन है जो कि उसकी स्थापना 1996 में हुई है और हमें इन सभी चीज़ों का विकास करने में हमें क्या कर देती है? विकास करने के लिए बल देती है। किसमें? बच्चे में और सभी चीज़ों में, सभी व्यक्ति में। नेक्स्ट है शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। शिक्षक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। शिक्षण केवल औपचारिक ही नहीं, अनौपचारिक भी होता है, यानी कि दोनों प्रकार का हो सकता है। अनौपचारिक शिक्षण के मुख्यतः परिवार और समुदाय के द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में प्रदान की जाती है। महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को ये क्वेश्चन में आएगी, जो औपचारिक शिक्षा क्या है, औपचारिक शिक्षा का मूल्य क्या है, ये आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, अच्छे ढंग से इसको कर लीजिएगा। कहता है एक अनौपचारिक शिक्षण में मूलतः परिवार और समुदाय द्वारा जीवन में आरंभिक वर्षों से प्रदान की जाती है। आरंभिक यानी कि शुरू से ही वर्षों में उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरी तरफ औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षण में शिक्षण संस्थान एवं शिक्षक की भूमिका अहम होती है।
जिसमें शिक्षार्थी को कुछ शुल्क भी देना पड़ सकता है और वर्तमान में पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा औपचारिक बनती जा रही है। जैसा कि बात करते हैं, जो एक लाइन में हम लोग समझ जाएंगे, अनौपचारिक शिक्षा क्या है। क्या है अनौपचारिक शिक्षा? क्या है अनौपचारिक शिक्षा यानी कि वहाँ हमें मिलती है, परिवार में मिलती है, अपने परिवार में मिलती है और समुदाय में मिलती है और जीवन के प्रारंभ से यानी कि शुरू से, जीरो से लेकर के यानी कि इंड, जब तक मरते हैं तब तक हम लोगों को शिक्षा परिवार और समुदाय से हम लोगों को मिलती है। ये अनौपचारिक शिक्षा हो गया। अगर हम औपचारिक शिक्षा की बात करें, औपचारिक शिक्षा क्या हो गया, यानी कि औपचारिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो औपचारिक शिक्षा है, शिक्षा हमें शिक्षण संस्थान में जैसे कि टीचर यानी कि शिक्षक होते हैं और हमें वहाँ पे क्या शुल्क देना पड़ता है, यानी कि कुछ न कुछ हमें शुल्क देना पड़ता है। और वर्तमान में पारिवारिक और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के कारण भी अनौपचारिक शिक्षा बनती जा रही है और यहाँ शुल्क देकर ही बच्चे में शिक्षण दी जाती है। ये औपचारिक शिक्षा कहलाते हैं। शिक्षक हमें शुल्क दे करके औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा अगर देते हैं तो वो औपचारिक शिक्षा कहलाते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा वो होते हैं जहां हम लोगों को केवल सिर्फ और सिर्फ परिवार और समुदाय के द्वारा ही जीवन के प्रारंभ से लेकर के अंत तक हमें शिक्षा दी जाती है, वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा का मतलब हो गया जहां शिक्षण संस्थान में शिक्षक की भूमिका अहम होती है और हमें शिक्षार्थियों को कुछ शुल्क दे करके वहाँ पे हम लोगों को स्टडी कराई जाती है, तो ये हम लोगों को औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, आप लोग समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है शिक्षण की परिभाषा क्या होनी चाहिए। शिक्षण की परिभाषा क्या होनी चाहिए, समझ में आ रहा है ना? शिक्षण की परिभाषा क्या होनी चाहिए? शिक्षण को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षण को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे पहला हम देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है, आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा, ठीक है ना? कहता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक लर्निंग प्रोसेस की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। शिक्षण क्या है? एक अधिगम प्रक्रिया है। शिक्षण एक अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है, नहीं कि अधिगम प्रक्रिया है जो कि उद्देश्यपूर्ण दिशा है। उद्देश्यपूर्ण दिशा होनी चाहिए अधिगम की। दूसरा पॉइंट है शिक्षण शिक्षकों के द्वारा छात्रों को प्रदान किया जाता है। अनुभव के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिक्षण जो है शिक्षकों द्वारा। अब शिक्षा क्या है, यानी कि एक हम अगर पॉइंट में समझें, एक लाइन में समझें, तो छात्रों के अंदर अपने अनुभव के द्वारा छात्रों के अंदर अस्थायी परिवर्तन लाना ही शिक्षण कहलाता है। यानी कि शिक्षण का मूल्य उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षकों के द्वारा छात्रों में अस्थायी परिवर्तन लाना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तीसरा पॉइंट है शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। इसमें हम विद्यार्थियों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। एक अहम बात, शिक्षण ज्ञान यानी कि शिक्षण का ज्ञान जो है अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का, बच्चे में हमें अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर उसमें दक्षता यानी कि उसमें उसको महत्व दे करके समाज के लिए
उपयोगी में लाया जाने, समाज के लिए उसको उपयोग में लाए जाने के लिए, इसमें हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अनुकूलन वातावरण तैयार किया जाए, उसके यानी कि विद्यार्थी के अनुसार एक वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक नेचर और समाज में भी साइंटिफिक नेचर अपने अनुभव के आधार पर, उनके सिद्धांत के आधार पर, उनके दक्षता के आधार पर हम वैसा माहौल यानी कि अनुकूल बनाएंगे, वातावरण तैयार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, नेक्स्ट चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं। शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षण का यह योजनाबद्ध तरीका, एक योजनाबद्ध तरीके से उनको पढ़ाना चाहिए, और ये हमें ये बताता है, जो प्रभावशीलता की बात पर निर्भर करती है, हमें ये बताता है शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से किसी विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। ये हम लोगों को बता दें, वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रोसेस, साइंटिफिक ढंग, ऐसा वातावरण हम तैयार करेंगे तो हमें ये प्रयोगशाला में निर्भर करती है जो सरल तरीके से, शुद्धता से विषय ग्रहण कर रहे हैं। 5वां पॉइंट है, कहता है शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, समझ गए आप लोग? छठा पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। कहता है शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिससे समाज में बेहतर जीवन यापन कर सके। शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिससे वे समाज में बेहतर जीवन यापन कर सके। छात्र के अंदर अगर कौशल आएगा, कौशल का विकास होगा, तो बच्चे में अधिक से अधिक समाज में बेहतर जीवन यापन करने की एक निर्भरता, सुगमता आएगी। ठीक है, कौशल का विकास करना छात्रों के अंदर एक महत्वपूर्ण दायित्व होती है। ठीक है, आप लोग समझ गए? तो आज का यही ख़त्म होता है, और कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा। और नेक्स्ट दूसरा बात, आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आगे का वीडियो आप लोगों को निरंतर सेवा प्रदान कर सकूं। और नेक्स्ट में मैं इसके क्वेश्चंस को कराऊंगा, क्वेश्चन भी इनको कराऊंगा, और चैप्टर वाइज आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा। चैप्टर वाइज इसका क्वेश्चन 4 नंबर चैप्टर वाइज क्वेश्चन होगा, और 5वां मैथ का भी होगा, मैथ का भी क्वेश्चन हम कराएंगे। 6ठा आप लोगों को टेस्ट के लिए 6 नंबर में टेस्ट के लिए PDF उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।